हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के अंदर जब हम सिलेबस को कवर करते हैं तो सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, शायद प्रीलिम्स के लिए नहीं। उसका कारण यह है कि प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है, बहुत ही कम शब्दों में दिया होता है, जबकि मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल में दिया होता है। इसीलिए सिलेबस को प्रीवियसली पूछे गए सवालों से मैप करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी। उसमें मैं आपकी मदद करने वाला हूं। आज मैं जीएस 1 से आपके लिए शुरुआत करूंगा। जनरल स्टडीज 1 के 2015 2016 से लेकर 2022 तक के 2016 टू 22 के 7 साल के 8 साल के पेपर्स को मैंने कैटेगराइज कर दिया है, सिलेबस वाइज उसे मैप कर दिया है। एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट ओनली दैट दिस पीडीएफ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पीडीएफ तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आप किसी भी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाओगे तो वहां सिलेबस वाइज क्वेश्चंस अरेंज्ड होंगे। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दैट आई एम टेलिंग यू कि ये क्वेश्चन यहां से आया था। बट अगर आप इस चीज को समझते नहीं हो, इंटरनलाइज नहीं करते हो कि कौन से टॉपिक्स और इश्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेंस के लिए, तो आपकी तैयारी जो हो सकती है मिसगाइडेड हो सकती है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, जबकि आपको चीजों को सिंपल रखना है। दूसरी चीज, हम करंट अफेयर्स पे जितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या हमें करंट अफेयर्स जैसे वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स पे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? ऑफ कोर्स, बट हम कितनी इंपॉर्टेंस दें, क्या चीजें पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहीं हम अनड्यू इंपॉर्टेंस तो नहीं दे रहे हैं उस चीज को? ये भी क्वेश्चन का एनालिसिस करके समझ आ जाएगा। दोस्तों, मैं अपने ही मेंस के अटेम्प्ट्स के एग्जांपल से आपको बता सकता हूं कि इनिशियली व्हेन आई गिव द मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज ऑफ द ओपिनियन लाइक मेनी अदर्स कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जो पिछले एक साल में न्यूज आई है उससे रिलेटेड मैं सारी चीजें पढ़ के चला जाऊंगा। But the problem is that UPSC is concerned about contemporary affairs. It is not concerned about current affairs. And secondly, just like it showed you in prelims, वो current affairs के अभी हो रही घटनाओं के ऊपर इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन 20-30% ही देता है। बाकी का 70% बहुत क्रूशियल है कि आप थीम वाइज समझे। अब यहां मैंने स्टार्ट कर दिया GS1। GS1 में सबसे पहला टॉपिक आता है सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट। ये आर्ट एंड कल्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि अगर आप इसको एनालाइज करने बैठेंगे तो तकरीबन 1 से 3 सवाल की रेंज में, द रेंज इज 1 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड एवरी ईयर फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, हर साल 1 से लेके 3 सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। अगर करंट अफेयर्स में, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में ये टॉपिक या इससे जुड़े इश्यूज ज्यादा न्यूज में हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन आने की संभावना है या 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। बट इफ इट इज नॉर्मल, ये थोड़ा ठंडा साल रहा है एज रिगार्ड टू आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें से एक आधा सवाल ही आएगा। तो 2022 के अगर आप पेपर को देखोगे ना, तो उसमें 3 सवाल आए हैं। मिडीवल टेम्पल स्कल्पचर से रिलेटेड, गुप्ता चोला पीरियड की आर्ट से रिलेटेड और लायन एंड बुल फिगर्स से रिलेटेड। ये जो लायन एंड बुल फिगर्स का सवाल आया था, इट वाज बिकॉज ऑफ द न्यू एम्बलम दैट वाज शोकेस्ड इन दिल्ली। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं, सिग्निफिकेंस समझनी इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या पता चलता है, एक कि आर्ट एंड कल्चर को अगर आप इंटरनलाइज करते हो और उस पर 2 से 3 दिन लगाते हो, ठीक है, और डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के ऊपर 1-1, 2-2 पेजेस के नोट्स अगर आपके बन जाते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा हेल्प आपकी हो जाएगी इन योर प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट आर्किटेक्चर, यू हैव द आइडिया, आपके पास आइडिया है। अब मेंस के अंदर आपने क्या करना है, मेंस के अंदर आपने एग्जाम्पल्स डिस्कस करनी है। एग्जाम्पल्स, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप याद रख पाओगे, नगर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, वेसारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर के, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप याद कर पाओगे, स्कल्पचर के स्टाइल्स के, गांधार स्टाइल जो है, मथुरा स्टाइल जो है, इन अमरावती स्टाइल है ना, बुद्धिज्म के अंदर जितनी साइट्स आप याद रख पाओगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो एक तो कॉन्सेप्चुअली आपको हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आंसर्स को भी एनरिच करने के लिए ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझ में आनी चाहिए। नाउ वी सी दैट भक्ति लिटरेचर, और लिटरेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट लिटरेचर विल बी आस्क्ड। अगर हम बात करते हैं प्री के सिलेबस की, तो हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, बहुत ज्यादा रेंज है, जिसमें से हम आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म्स को पढ़ते हैं। फेस्टिवल्स पढ़ सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स पढ़ सकते हैं, है ना, ये चीजें ज्यादा वास्ट होती। लेकिन यहां पे वो आपको बता रहा है कि आर्किटेक्चर और लिटरेचर
सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आर्ट फॉर्म्स, बाकी आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो थर्ड नंबर पे आप पढ़ोगे। तो आर्किटेक्चर और लिटरेचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख रहे हो, अगर आप क्वेश्चंस को एनालाइज करो, 2020 का क्वेश्चन है मिडिवल इंडिया के अंदर जो पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज हैं, सो अगेन लिटरेचर अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, एंशिएंट से मिडिवल से मॉडर्न, ठीक है। अगेन स्कल्पचर या गांधार आर्ट से आपको सवाल पूछा गया है। देखो बुद्धिज्म जैनिज्म कभी भी आउट ऑफ वोग नहीं जाएगा। अगर वो प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है पूछा जाएगा, और अगर वो मेंस में पूछा जा रहा है तो वो आर्ट एंड कल्चर के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जितने भी रिटन लिटरेचर के सोर्सेज हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जहां पे भी आपको रिटन लिटरेचर दिखे, सवाल उसमें से आने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि लिखा हुआ है लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। अब कल को वो मुकर जाए, बदल जाए और कुछ और पूछ ले, तो आप मेरे को कहोगे कि सर आपने कहा था कि किसी और से सवाल नहीं आएगा। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि लिटरेचर तो जरूर तैयार करके जाना है आपने, आर्किटेक्चर स्कल्पचर तो जरूर तैयार करके जाना है। सो इफ यू एनालाइज इट इज ऑलवेज अबाउट आइदर द लिटरेचर, that is the accounts, that is the writings, or it is about the architecture or the sculpture maximum number of times। एक्सेप्शंस कहां देखने को मिल रही है आपको? एक्सेप्शन यहां देखने को मिल रही है 2017 में, जब न्यूमिस्मेटिक आर्ट के बारे में सवाल पूछा गया। तो आप ये कहोगे कि सर आपने बोला था कि आपने लिटरेचर पढ़ के जाना है। अरे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर भी तो कोई चीज है। फर्स्ट प्रायोरिटी जब आप सिलेबस खत्म करने बैठोगे तब आप आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और लिटरेचर, ये दो चीजें खत्म करोगे। और इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेबस पूरा हो गया, लेकिन इसका मतलब ये कि चांसेस आर कि आपका क्वेश्चन कम से कम एक यहां से आएगा ही, ठीक है। सो इफ यू गो एंड एनालाइज, इफ यू हैव दिस मैप्ड विद योरसेल्फ, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आपके पास मैप्ड हैं, तो उससे यही फायदा मिलता है, यही फायदा आपको मिलने वाला है। देयर विल बी 1 or 2 क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अदर आर्ट फॉर्म्स, है ना। लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा आपका? आर्किटेक्चर के ऊपर नोट्स तैयार होने चाहिए, स्कल्पचर के ऊपर नोट्स तैयार होने चाहिए, लिटरेचर के ऊपर नोट्स तैयार होने चाहिए, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न लिटरेचर। आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। क्वीन कह रही है कि इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, चलो सेलिब्रेट करते हैं। क्वीन फील कर रही है डिप्रेस्ड, ठीक है। मीम आपको नहीं दिख रहा है, मीम आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को यहां छिपा देता हूं, क्योंकि मीम देखना जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, क्वीन कह रही हैं कि टुडे इज इंडिपेंडेंस डे फॉर इंडिया, फील्स डिप्रेस्ड इन ब्रिटिश, ठीक है। तो इसका मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सेकेंड इज मॉडर्न हिस्ट्री, तो मिडिवल हिस्ट्री से अगर सवाल आएगा भी तो वो आपके आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में यह देखा गया है कि पर्सनैलिटी कल्ट बहुत है। तो अगर आप महात्मा गांधी की बात करें, लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं, देयर हैव बीन क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फ्रीडम स्ट्रगल में अगर आप बात करते हैं तो 1920s के बाद के फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर कई बार सवाल पूछा गया है। इनफैक्ट आपसे पूछा गया है अबाउट द अपराइजिंग्स, अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड वो आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। तो दो कंपोनेंट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक है मॉडर्न हिस्ट्री विच स्टार्ट्स फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी टिल द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। और फिर फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। फ्रीडम स्ट्रगल बेसिकली अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनली किस पार्ट को फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है, तो ट्रेडिशनली जो कांग्रेस वाला जो एरा है, पोस्ट कांग्रेस एरा है, उसको फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है। तो आप ये देखोगे कि सवाल अच्छे से डिवाइडेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसमें भी आपको 1 से लेके 3 सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है। 1 to 3 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। दिस इंक्लूड्स बोथ फ्रीडम स्ट्रगल एज वेल एज द 1750s के बाद वाला भारत, ठीक है। तो जितना भी आपने हिस्ट्री में प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है वो इसमें आपको बहुत मदद करने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू बी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मेंस प्रिपरेशन, कि इसमें मेंस के लिए अलग से आपको बहुत प्रिपरेशन करनी है, अलग से नोट्स कंटेंट बनाने। सिर्फ इतना रखना है आपने ख्याल कि आपको चीजों के कॉजेज, उनके कॉन्सिक्वेंसेज और उनके इंपैक्ट्स हमेशा इस फ्रेमवर्क में सोचना है। सो अगर आप किसी भी हिस्ट्री का इवेंट पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री का इवेंट पढ़ते हो, या मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हो, तो आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखो कि आप उस चीज को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो या नहीं। इसका मतलब क्या आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स कॉजेज,
उसके कॉजेज से स्टार्ट होके उसके इम्पैक्ट तक, क्या आप उसे ले जाओगे? और सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस फ्रेमवर्क इज कि क्या आप इस फ्रेमवर्क को डायमेंशन दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी मूवमेंट की बात करते हैं, किसी भी मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्या आप क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज ये सब तो देखते हो, लेकिन क्या आप इसको, इसी कॉजेज, इसी कॉन्सिक्वेंसेज को सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है, इसके अंदर डिवाइड कर सकते हो? क्या इस फ्रेमवर्क में लिख सकते हो? या सेकेंड टाइप होता है इमीडिएट कॉजेज एंड लॉन्ग टर्म कॉज, इमीडिएट इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, है ना? तो क्या आप इन डायमेंशंस में चीजों के बारे में सोच सकते हो? बस यही फर्क है मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में, और इससे बड़ा फर्क क्या है? आंसर लिखना, ऑफ कोर्स, वो हम उसके बारे में आगे आएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको मैप करके दे दिया है कि जो नेशनल मूवमेंट है, जो इवेंट्स आपने पढ़ रखे होंगे, एवरी इवेंट विच हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली यू हैव रेड अबाउट इट फॉर प्रीलिम्स। हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप प्रीलिम्स वाली प्रिपरेशन से ही कर सकते हो, सिर्फ एक चेंज आएगा, फ्रेमवर्क में सोचना है, फ्रेमवर्क में सोचना है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी देयर एवरी ईयर टू, अगेन 1 to 3 क्वेश्चन, रेंज वही रहेगी इसकी, 1 से 3 क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, ठीक है? ये पढ़ते नहीं हो, व्हाई मॉडरेट्स फेल टू कैरी द कन्विक्शन विद नेशन, पढ़ते हो यार, यू रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के आइडियाज में क्या फर्क है ना? अगर आप बेसिक स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ोगे तो भी आपको इसके आंसर्स आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ा एक्सेप्शनल आपको स्टेप नहीं लेना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए फॉर मेंस एग्जामिनेशन। हाँ, पर्सनैलिटीज पे जरूर फोकस देना, पर्सनैलिटीज पे फोकस देना तय है, पर्सनैलिटीज के बारे में डिटेल नहीं, पर्सनैलिटीज के आइडियाज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर एक आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है? एक आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये भी मीम है, विजिट इंडिया बिफोर इंडिया विजिट्स यू। ये मीम कहाँ का है? 1971 वॉर का है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आप लास्ट में भी कर सकते हो, लास्ट इन द सेंस लास्ट महीने में, लास्ट जो महीना होगा उससे 1-2 दिन पहले 2-3 दिन पढ़ लोगे, बहुत है। इट इज नॉट समथिंग यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन, डू योर PhD ऑन। सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखो, 2013 में कई सारे सवाल पूछे गए थे, फिर बीच में शायद 2019 में एक सवाल पूछा गया था विच वॉज लाइक अ पोस्ट इंडिपेंडेंस क्वेश्चन, फिर 2021 में एक सवाल पूछा गया था इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कि उनको इंटीग्रेट करने में कैसे हमें सहायता मिलती है, ठीक है? सो ये आपको, आप इवन अगर 12th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल साइंस की NCERT पढ़ लोगे ना, पॉलिटिकल साइंस की NCERT पढ़ लोगे 12th स्टैंडर्ड की, उसमें भी आपको ये सब मिल जाएगा, तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन देयर इज वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना? सिलेबस मैपिंग की हुई है, क्वेश्चंस की मैपिंग की हुई है, आप इसको डाउनलोड कर लेना वेबसाइट पे जाके, ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर आपको इस स्टेटमेंट का मतलब नहीं पता है तो इसका मतलब आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ट्रूमैन और चर्चिल कौन है और ये आपस में वर्ल्ड वॉर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। जस्ट रीड इट वंस, बिकॉज द क्वेश्चन आर आस्क्ड, एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाने की संभावना बनी रहती है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, ठीक है? बनी रहती है। सो 21 में ये सवाल पूछा गया, यहाँ सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ा गया, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे 2019 लिखना था मैंने, ठीक है? सो देव आस्क्ड अबाउट वर्ल्ड वॉर्स, बिटवीन वर्ल्ड वॉर के बीच में क्या क्या चीजें होती हैं, अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सवाल पूछा है, एंड समटाइम्स दे आस्क सम रैंडम थिंग्स ऑल्सो। रैंडम का मतलब कि NCERT में कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा, हिस्ट्री की पुरानी NCERTs में, बट यू विल नॉट स्टडी इट इन डिटेल मच। फॉर एग्जाम्पल मले पेनिनसुला के बारे में आपको क्या जानकारी होगी, डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं होगी। सिमिलरली अफ्रीका के अंदर, पर्टिकुलरली वेस्ट अफ्रीका की कॉलोनाइजेशन के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं होगी। तो एक बार आप NCERTs पढ़ सकते हैं इसके लिए, किसके लिए? वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, ओल्ड NCERT जो अर्जुन देव वाली होती है, ठीक है? ऑल्दो आई मस्ट गिव यू डिस्क्लेमर कि इसके अंदर अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं है, इसमें 19th सेंचुरी के एंड से शुरू होता है, यानी अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेशनलिज्म ऑन इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी, ये नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा नेक्स्ट वाले जो टॉपिक है वो आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है? तो ये भी एक कवरेज करने का क्या है कि 3-4 दिन से ज्यादा कभी भी इसके ऊपर नहीं लगाने हैं। थीम्स होती हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना? कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये कॉन्सेप्ट्स बस, ठीक है? थीम्स के ऊपर हमने करना है। हाँ, कभी कभार रैंडम चीज आ गई, यू कैनॉट हेल्प इट,
ठीक है, फिर आपकी पेरिफेरल नॉलेज टेस्ट होगी, लेकिन उसके पीछे आप ये नहीं कर सकते कि मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी और उसमें से पॉइंट बना लिए। अब यार आप अभी डॉक्यूमेंट्री देखने लग जाओ, बिकॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर टॉपिक्स आर ऑल्सो देयर विच विल बी आस्क्ड। फिर आता है मोस्ट इग्नोर्ड लेकिन मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, जिसपे अगर आप नोट्स बना के रख लोगे तो मैं मानता हूं कि आप 6 में से 4 से 5 क्वेश्चन के अच्छे आंसर लिख पाओगे, बिकॉज 1 or 2 क्वेश्चन विल बी सम टिपिकल टाइप ऑफ लैंग्वेज विल बी देयर इन द पेपर। दे ऑल्सो नो ना कि वो नहीं चाहते, हलवा पेपर तो नहीं बनाएंगे ना कि हाँ भाई 20 में से 20 क्वेश्चन सब लोग लिख रहे हैं। दिस टाइप ऑफ पेपर दे विल ऑल्सो नॉट मेक। प्रीलिम्स के बाद तो कम से कम सचेत हो जाइए, प्रीलिम्स के बाद तो समझ लीजिए कि सरप्राइज से सरप्राइज नहीं होना। इफ इट इज अ सिंपल पेपर यू शुड बी सरप्राइज्ड, है ना। इनफैक्ट बंदा डाउट करने लग जाता है कि क्या ये यूपीएससी नहीं बनाया है कि मैं कोई दूसरा पेपर देने आ गया हूं अगर सिंपल आ जाए तो इसीलिए बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सरप्राइज। बट सम थिंग्स दैट इज इन योर कंट्रोल इज इंडियन सोसाइटी वाला जो टॉपिक है, यानी कि सोशल इश्यूज आप कह सकते हो, इसको टॉपिक को नाम दे सकते हो। सोशल इश्यूज एक बहुत वास्ट पार्ट ऑफ जीएस 1 है, जनरल स्टडीज 1 है, जिसमें से हमेशा 6 क्वेश्चन आने की चांस रहते हैं। जो मैंने अभी तक आपको सब टॉपिक बताए उसमें से 1 से 3 क्वेश्चन की रेंज में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सोशल इश्यूज में से 6 क्वेश्चन आते हैं सर, नॉट 1 2 3, 6 क्वेश्चंस आर देयर इन द पेपर। तो 10 मार्क्स के 3 सवाल, 15 मार्क्स के 3 सवाल, कितने हो गए भाई? 45 प्लस 30, 75 नंबर का तो यहीं से आ रहा है। तो सोशल इश्यूज को अगर आप कवरेज नहीं दे रहे हो, अगर हर टॉपिक के नोट्स नहीं बना रहे हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अब अगर मैं बात करता हूं इसके भी सब टॉपिक्स की, तो देखो भाई ध्यान से, इंडियन सोसाइटी के अंदर ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, इंडियन सोसाइटी के अंदर ट्राइब्स, कितनी बार पूछा गया है सवाल ट्राइब्स के बारे में, ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, ट्राइबल कम्युनिटीज। आगे भी मैं देखता हूं एक क्वेश्चन है ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप ये तैयार नहीं करके गए तो बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। ऑल्दो ऐसा भी हो सकता है कि यूपीएससी को लगे कि भाई ट्राइब्स पे बहुत पूछ लिया, अब नहीं पूछेंगे, लेकिन इफ यू हैव अ कपल ऑफ पेजेस अवेलेबल ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द डायमेंशंस, हाउ टू डिफाइन द ट्राइब, हाउ मेनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ट्राइब्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है। पर थोड़ा बहुत इसमें सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी या एंथ्रो के स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी इस तरीके के आंसर्स को डेवलप करने के लिए। जिसने सोशियोलॉजी एंथ्रो नहीं पढ़ी है वो उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। इन आंसर्स में आपने थिंकर्स के नाम नहीं फेंकने कि आपको थिंकर्स के नाम पता है कि जेडी बेरेमन ने ये बोला था ट्राइब्स के बारे में, है ना, या किसी और बंदे ने कुछ और बोला था। दीज थिंग्स यू नीड नॉट इंक्लूड इन योर आंसर्स इन जीएस। ऑप्शनल में जितना मर्जी डालते जाओ, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे यहां इंडियन सोसाइटी के क्या 10-12 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको कैसे आप स्टडी कर सकते हो, है ना। इंडियन सोसाइटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मल्टी कल्चरल है, उसमें डाइवर्सिटी है, उसमें कास्ट सिस्टम देखा जाता है, उसमें क्या कहते हैं, देर इज इम्पोर्टेंस गिवन टू सोसाइटी लाइक फैमिली रिलेशनशिप्स, किनशिप। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। इसको एक बहुत ही अच्छे फ्रेमवर्क में आप नोट्स बना के रखोगे तो इमेजिन नहीं कर सकते कि इसमें आप नंबर खींच सकते हो, है ना। कास्ट सिस्टम है, इसके ऊपर नोट बना के रखने हैं, है ना। ट्राइबल सिस्टम है, इसके ऊपर नोट्स बना के रखने। शेड्यूल ट्राइब के बारे में तो भाई 5-6 क्वेश्चन सीधा ही पूछ चुका है वो। देन इन द सोशल सेक्टर ओनली यू हैव दिस टॉपिक। नाउ दिस टॉपिक में से अर्बनाइजेशन मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है, बाद में मैं लास्ट में उसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन कई बार जियोग्राफी के संदर्भ में भी हम देख लेते हैं, बट बेसिकली इट इज मोर अबाउट ह्यूमन जियोग्राफी और ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। तो इवन इसको भी आप अर्बनाइजेशन के अंदर डाल सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है टीयर 2 सिटीज मिडिल क्लास, तो आप पॉपुलेशन या डेमोग्राफी से जुड़े जो इश्यूज हैं, माइग्रेशन से जुड़े जो इश्यूज हैं, तो उसको आप उसके नोट्स बना के रखोगे, ठीक है, बिकॉज दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दे यू विल कवर इन GS2 ऑल्सो। आपने GS2 में भी करना है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपने स्कीम्स पढ़नी है कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स अप्लाई होती हैं इन व्हाट पर्टिकुलर वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है।
तो विमेन वाला जो पोर्शन है वो उसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आने हैं इसमें, ठीक है। विमेन वाला पोर्शन है उसमें से 2 क्वेश्चन तो GS1 में पक्का ही आने हैं। तो ये थीम्स जो आप पकड़ के चलते हो, ये थीम्स जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ोगे नहीं और समझोगे नहीं, तब तक आप एक पैरामीटर नहीं सेट कर पाओगे कि इधर से इधर हमने तैयारी करनी है। ये सारी जो क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन के सवाल है। तो अर्बनाइजेशन पे तो 2 पेजर 3 पेजर नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। और अर्बनाइजेशन के सारे डायमेंशंस, सोशल डायमेंशंस, पॉलिटिकल डायमेंशंस, इकोनॉमिक डायमेंशंस, एथिकल डायमेंशंस, एनवायरमेंटल डायमेंशंस, इंटरनेशनल डायमेंशंस, सभी तरीके के आपने फ्रेमवर्क बना के रख लेने हैं, है ना। जब आप रिवीजन के लिए नोट्स बनाओगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। If you see the question all on urbanization is either what are the problems of urbanization and what solution you can give, हर एक एस्पेक्ट में। ग्लोबलाइजेशन हमेशा आता है कुछ ना कुछ ग्लोबलाइजेशन में से, ये एक एक साल छोड़ के एक एक क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन पे क्यों ना 2-3 पेज के नोट्स बना के रख लें, ठीक है। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, कभी टेढ़ा सवाल भी पूछ लेता है। what are the challenges to our cultural practices in the name of secularism? कई बार आप ये देखते हो ना आजकल, there is a big narrative in the media also that certain cultural practices should be followed, allowed in the secularism. जैसे बोला जाता है कि टेम्पल्स का जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथों में नहीं रहना चाहिए, है ना, वो सिर्फ रिलीजियस एंडाउमेंट्स या इंस्टीट्यूट्स के हाथों में रहना चाहिए। और गवर्नमेंट क्यों अपने हाथों में ले रही है? क्योंकि सेकुलरिज्म का, इंडियन सेकुलरिज्म कहता है दैट गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर, है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट में डिबेट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवर द कोर्स ऑफ few weeks we'll be covering few of the questions. We cannot cover all the questions on YouTube, but few of the questions we'll cover on YouTube as well. तो आप दोस्तों इस तरीके से फ्रेमवर्क बनाओ। ये कौन सा सब्जेक्ट है बताओ, ठीक है। रैंडम पुअर जोक्स मारने की थोड़ी सी आदत लग गई है। जियोग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी के अंदर भी आपकी सिलेबस मैपिंग मैंने आपको करके दे दी है। कौन से क्वेश्चंस फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड 2022 से लेकर 2016 के बीच में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये these are some things that you have covered in your prelims preparation as well. मोस्टली आप ये चीजें प्रीलिम्स प्रिपरेशन में भी कवर करते हो, ठीक है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरीके से सवाल पूछा गया है GS1 के अंदर, खासतौर पे GS1 के अंदर देयर आर नो एक्स्ट्रा सोर्सेज दैट यू शुड कवर। कोई एक्स्ट्रा सोर्सेज की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा सोर्सेज वाला GS2 GS3 है, जिसके बारे में मैं अगले हफ्ते बात करूंगा अगर आप, इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो GS2 के अंदर जो आप करंट अफेयर्स कवर करते, GS1 के अंदर ज्योग्राफी के अंदर जो आप स्टैटिक ज्योग्राफी पढ़ते हो उसको डेप्थ में पढ़ोगे, और जो आप करंट अफेयर्स से लिंक कर सकते हो, करंट अफेयर्स की एग्जाम्पल से लिंक कर सकते हो, वो जरूरी है, वो कंपोनेंट उसका जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि मल्टी डायमेंशनल इंप्लीकेशंस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड, देन यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट करंट डायमेंशंस टू दैट। आपके पास ओपेक और ओपेक प्लस की एग्जाम्पल्स हैं, जो क्या करते हैं, जो रेट्स को, प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं, एशियन प्रीमियम लगाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखते हैं। यहां तो चलो क्वेश्चन में ही पूछा है मल्टी डायमेंशनल इंप्लीकेशन, बट आपने हमेशा मल्टी डायमेंशनल ही सोचना है जब मेंस का आंसर लिखते हो, है ना। हर चीज को फ्रेमवर्क में सोचना है कि मैं कैसे इसको कर सकता हूं। क्या मैं इसको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, है ना, अपने सब्जेक्ट वाइज डायमेंशन बना सकता हूं। पॉलिटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल, एथिकल, ये डायमेंशन बना सकता हूं, या मैं इसको लोकल, नेशनल, रीजनल डायमेंशंस बना सकता हूं। हमेशा हर चीज के बारे में इसी तरीके से सोचना है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट लाइक दिस, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो है वो एक्चुअली रिसोर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि वाटर एज अ रिसोर्स के ऊपर करोड़ों बार सवाल पूछा जा चुका है। अब अगर आप वाटर रिसोर्स को कवर नहीं करके जाते हो, इंडिया के अंदर वाटर रिसोर्सेस कहाँ कहाँ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कौन सी अथॉरिटीज उनको कंट्रोल करती है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाटर का प्रोजेक्शन क्या है कि अगले कितने समय तक रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर
सही रहेगा, वाटर पोल्यूशन की क्या इश्यूज हैं, ये अगर आप इस माइंडसेट से नहीं सोचते हो चीजों के बारे में तो आप आंसर भी खाली पेज पे नहीं लिख पाओगे. डोंट थिंक यू विल रीड एंड देन बी एबल टू राइट. यू हैव टू थिंक. द थिंकिंग प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच यू हैव टू डू इफ यू वांट टू गेट डिसेंट मार्क्स इन द मेंस एग्जाम. ठीक है, तो ये जो है आपके लिए मैंने मैपिंग कर दी है. आपको इसके पीडीएफ नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी. और आगे मैं GS2 और GS3 की भी मैपिंग करके आपको बताऊंगा. इनफैक्ट थ्रू आउट द जर्नी ऑफ मेंस 2023 एंड इवन 2024 आई विल बी कमिंग discussing a lot of aspects, a lot of questions, and there you will be getting the chance to learn a few more things. ठीक है, so lastly अब मैं ये कहना चाहता हूं कि if you want a particular environment where you go through a rigorous testing program and through testing program you are held accountable for your answers. ये नहीं कि आपने questions दे दिए, 15 दिन हो गए हैं, आपको evaluation नहीं मिला है, आपको फीडबैक नहीं मिला है. ये चीजें मैंने आई हैव सफर्ड इन लॉट्स ऑफ टेस्ट सीरीज एज एन एस्पिरेंट. सो आई विल इंश्योर, बिकॉज आई विल मेक श्योर दैट दिस डज नॉट हैपन टू यू. आपको जो इवैल्यूएशन मिलेगा वो डिटेल्ड मिलेगा, और आपको जो इवैल्यूएशन के साथ साथ आंसर्स के सोल्यूशंस मिलेंगे वो डिटेल में मिलेंगे, हर फ्रेमवर्क को डिस्कस करते हुए लाइव मिलेंगे, ताकि आप साथ के साथ डाउट्स भी मेरे से पूछ सको. एंड उसके अलावा आपको एक हमारे न्यू इनिशिएटिव के अंदर भी फ्री एक्सेस मिलेगा. तो ये टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आज से लाइव हो गया है. ठीक है, बिकॉज द शेड्यूलिंग इज फ्लेक्सिबल. आप कभी भी टेस्ट लिख सकते हो. आप थोड़ा सा लेट अपना शेड्यूल बनाना चाहते हो, बना सकते हो. अगर आप अपना शेड्यूल अलग से बनवाना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हो. वेयर यू वॉन्ट टू से कि प्रपोज कि मैं 15 दिन बाद टेस्ट दूंगा. ठीक है, so this is a mentorship based test series and that is why you'll get this mentorship. है ना, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ टेस्ट दे दिए सोल्यूशन के लिए वेट करे जा रहे हो, ऐसा नहीं. तो आप यूज कर सकते हैं कोड इफ यू आर इंटरेस्टेड. और रैना कोड अगर इस्तेमाल करेंगे, RAINA रैना कोड अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, या IAS टॉपर कोड, इनमें से कोई भी कोड इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा. नंबर्स पे जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए and we will ensure that you are helped out. चलिए, अगर आप चाहते हैं कि GS2 के भी सिलेबस मैपिंग को मैं डिस्कस करूं, आपके सामने लेके आऊं और आपको कुछ और डिटेल में वीडियोस दूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा.